हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल जरूर आते हैं जब वह कुछ कहना चाहता है लेकिन मुंह से कुछ और निकल जाता है, जब जरूरी बात अचानक याद से निकल जाती है, या जब वह खुद से ही पूछता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। हम अक्सर इन बातों को छोटी भूल, थकान या संयोग मानकर टाल देते हैं, लेकिन सच यह है कि इन छोटी छोटी घटनाओं के पीछे हमारा अनजाना मन छुपा होता है। सिगमंड फ्रॉइड की प्रसिद्ध और विचारों को झकझोर देने वाली किताब द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ हमें यही समझाती है कि हमारी रोजमर्रा की भूलें, गलतियां, आदतें और अनजाने फैसले यूं ही नहीं होते। यह किताब बताती है कि हमारा अवचेतन मन हर पल हमारे व्यवहार, सोच और निर्णयों को प्रभावित करता रहता है। जब आप इस किताब को समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल बाहर की परिस्थितियों का नतीजा नहीं है, बल्कि आपके भीतर चल रही मानसिक प्रक्रियाओं का भी परिणाम है। यह किताब आपकी सोच का नजरिया बदल सकती है। यह आपको अपने फैसलों को गहराई से समझने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और अपनी आदतों के पीछे छिपे कारणों को जानने में मदद करती है। धीरे धीरे आप खुद को पहले से ज्यादा सजग, समझदार और आत्म जागरूक महसूस करने लगते हैं, जिससे जीवन की दिशा भी साफ होने लगती है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम इस किताब को सिर्फ पढ़कर नहीं सुनाते, बल्कि दिल से महसूस करके आपके सामने रखते हैं। हमारा मकसद है कि यह ज्ञान आपको बोझ न लगे, बल्कि ऐसा लगे जैसे कोई अपना आपसे धीरे धीरे जिंदगी की सच्चाइयां साझा कर रहा हो। यहां हर शब्द आपको खुद से जोड़ने की कोशिश करता है और हर अध्याय आपको अपने मन को समझने का एक नया रास्ता दिखाता है। अगर आप अपने व्यवहार के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं, अगर आप अपनी सोच और फैसलों को बेहतर बनाना चाहते हैं, और अगर आप अपने भीतर छुपे मन को पहचानना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। अंत तक बने रहिए। शुरू करेंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, फॉरगेटिंग प्रॉपर नेम्स। हम सभी ने कभी न कभी यह अनुभव किया है कि सामने वाले का चेहरा बिल्कुल जाना पहचाना लगता है, बात भी हो रही होती है, संबंध भी होता है, लेकिन उसका नाम अचानक याद नहीं आता। उस पल भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। मन कहता है कि नाम तो मुझे पता है, बस अभी दिमाग तक पहुंच नहीं पा रहा। हम खुद को समझाते हैं कि यह उम्र, थकान या ध्यान की कमी की वजह से हुआ होगा, लेकिन यहीं से यह अध्याय एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता है। यह अध्याय हमें बताता है कि किसी नाम को भूल जाना सिर्फ मेमोरी का मामला नहीं होता। कई बार यह भूल हमारे भीतर छुपे भावनात्मक संघर्ष, दबे हुए विचार या अनकहे अनुभवों से जुड़ी होती है। नाम केवल एक शब्द नहीं होता, वह किसी व्यक्ति, किसी भावना, किसी अनुभव या किसी याद का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम किसी नाम को भूलते हैं तो अक्सर उसके साथ जुड़ी कोई भावना होती है जिसे हमारा मन स्वीकार नहीं करना चाहता। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे जुड़ा अनुभव आपको असहज करता है, कोई पुराना तनाव, कोई अधूरी बात या कोई भीतर दबा हुआ विरोध। बाहर से आप सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर आपका अनकॉन्शियस माइंड उस व्यक्ति से जुड़ी चीजों को पीछे धकेल देता है। उसी प्रक्रिया में उसका नाम भी अस्थायी रूप से ओझल हो जाता है। यह भूल जानबूझकर नहीं होती, लेकिन यह बिल्कुल अर्थहीन भी नहीं होती। इस अध्याय में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है कि हमारा मन एक मशीन की तरह काम नहीं करता। वह भावनाओं से भरा हुआ है, यादों से जुड़ा हुआ है और हर जानकारी को तटस्थ रूप से स्वीकार नहीं करता। जब कोई नाम किसी असहज भावना से जुड़ जाता है तो मन उसे सामने लाने से हिचकिचाता है। यह एक तरह का इनर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बन जाता है जो हमें मानसिक असंतुलन से बचाने की कोशिश करता है। यहाँ यह भी समझाया जाता है कि कई बार हम किसी नाम को इसलिए भूलते हैं क्योंकि वह किसी और नाम से जुड़ा होता है और वह दूसरा नाम किसी दबी हुई इच्छा या डर से संबंध रखता है। मन उन दोनों को जोड़ देता है और फिर भूल एक चेन रिएक्शन की तरह सामने आती है। बाहर से देखने पर यह एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन भीतर यह गहरे साइकोलॉजिकल कनेक्शंस का संकेत होती है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी भूलें भी हमें खुद के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। जब आप किसी नाम को भूल जाएं तो उसे हल्के में न लें। यह खुद से एक सवाल पूछने का मौका होता है कि क्या इस व्यक्ति या इस नाम से जुड़ा कोई ऐसा भाव है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यह आत्मनिरीक्षण आपको अपने मन के उन हिस्सों तक ले जाता है जहां आप सामान्यतः नहीं पहुंचते। धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि भूलना कमजोरी नहीं है, बल्कि मन की एक भाषा है।
यह भाषा शब्दों में नहीं बोलती, बल्कि चूक, भूल और रुकावट के रूप में खुद को प्रकट करती है। जब आप इस भाषा को समझना शुरू करते हैं तो आप केवल नाम नहीं, बल्कि अपने रिश्तों, निर्णयों और प्रतिक्रियाओं को भी नए नजरिए से देखने लगते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि इंसान की जिंदगी केवल कॉन्शियस सोच से नहीं चलती। हमारे भीतर एक और दुनिया होती है जो शांत है, गहरी है और लगातार हमारे व्यवहार को दिशा दे रही होती है। नाम भूलने जैसी छोटी घटना उस दुनिया की एक झलक मात्र है। जब आप इसे समझने लगते हैं तो आप खुद को पहले से ज्यादा जागरूक, संवेदनशील और संतुलित महसूस करते हैं। चैप्टर 2, फॉरगेटिंग फॉरेन वर्ड्स। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी फॉरेन वर्ड को अच्छी तरह जानते हैं, उसका मतलब भी समझते हैं, कई बार इस्तेमाल भी कर चुके होते हैं, लेकिन अचानक वही शब्द जुबान पर आते आते रुक जाता है। हम वाक्य बीच में छोड़ देते हैं, मन में शब्द घूमता रहता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता। उस पल हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी मेमोरी कमजोर हो रही है। लेकिन यह अध्याय बताता है कि यह भूल साधारण नहीं होती। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि फॉरेन वर्ड्स को भूल जाना केवल भाषा की समस्या नहीं है, बल्कि मन की गहराई में चल रही भावनात्मक हलचलों से जुड़ा हुआ अनुभव है। किसी दूसरी भाषा का शब्द अक्सर किसी खास संदर्भ, किसी व्यक्ति, किसी स्थिति या किसी अनुभव से जुड़ा होता है। जब वह अनुभव हमारे भीतर किसी असहज भावना को छूता है तो मन उस शब्द को सामने आने से रोक देता है। कई बार फॉरेन वर्ड किसी ऐसे विचार से जुड़ा होता है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। वह शब्द किसी पुरानी याद, किसी डर, किसी अपराध बोध या किसी अधूरी इच्छा को छू सकता है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस भावनात्मक टकराव से बचने के लिए शब्द को ही रोक देता है। बाहर से देखने पर यह भाषा की गलती लगती है, लेकिन भीतर यह आत्मरक्षा की प्रक्रिया होती है। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि जब कोई फॉरेन वर्ड भूलता है तो अक्सर उसकी जगह कोई दूसरा शब्द आ जाता है जो उससे मिलता जुलता होता है, लेकिन अर्थ में थोड़ा अलग होता है। यह बदलाव भी संयोग नहीं होता। मन उसी शब्द को चुनता है जो भावनात्मक रूप से कम खतरे वाला हो। इस तरह भाषा के भीतर भी मन अपनी सुरक्षा खोज लेता है। यहाँ यह बात बहुत गहराई से सामने आती है कि शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे हमारे अनुभवों, संस्कारों और भावनाओं से जुड़े होते हैं। खासकर फॉरेन लैंग्वेज में सीखे गए शब्द अक्सर किसी खास समय, किसी खास व्यक्ति या किसी खास मानसिक अवस्था से जुड़े होते हैं। जब वही अवस्था भीतर किसी असंतुलन को छूती है तो शब्द भी साथ में फिसल जाता है। इस अध्याय का प्रभाव यह है कि सुनने वाला अपनी रोजमर्रा की बातचीत को नए नजरिए से देखने लगता है। अब वह यह नहीं कहता कि मुझसे शब्द याद नहीं रहा, बल्कि यह समझने की कोशिश करता है कि मेरे भीतर ऐसा क्या है जो उस शब्द को रोक रहा है। यही समझ धीरे धीरे आत्म जागरूकता में बदलती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भाषा हमारे मन का आईना है। जब शब्द अटकते हैं तो असल में भावनाएं अटकती हैं। जब शब्द भूलते हैं तो कहीं ना कहीं मन कुछ छुपा रहा होता है। इसे समझना खुद को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धीरे धीरे यह एहसास गहरा होता है कि हमारी छोटी छोटी भूलें हमें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें खुद से मिलवाने के लिए होती हैं। फॉरेन वर्ड को भूल जाना भी उसी मुलाकात का एक संकेत है। जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो आप भाषा के साथ साथ अपने भीतर की सच्चाइयों को भी ज्यादा स्पष्टता से सुनने लगते हैं। चैप्टर 3, फॉरगेटिंग नेम्स एंड सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि नामों की पूरी श्रृंखला भूल जाते हैं। कभी किसी कविता की पंक्तियां, कभी किसी प्रार्थना के शब्द, कभी कोई फेमिलियर सेंटेंस जो हमेशा जुबान पर रहता था अचानक टूट जाता है। एक शब्द याद आता है, अगला गायब हो जाता है, फिर तीसरा पूरी तरह बदल जाता है। उस पल भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे मन की कड़ी कहीं बीच में टूट गई हो। यह अध्याय बताता है कि जब हम नेम्स और सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स भूलते हैं तो यह साधारण मेमोरी फेलियर नहीं होती। शब्दों की एक श्रृंखला केवल भाषा नहीं होती, वह एक बहाव होती है जिसमें भावनाएं, यादें और अनुभव जुड़े होते हैं। जब उस बहाव के किसी हिस्से से जुड़ी भावना हमारे भीतर असहजता पैदा करती है तो मन पूरी श्रृंखला को ही रोक देता है। यहाँ यह समझाया गया है कि सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स अक्सर किसी निश्चित भावना के साथ सीखी जाती हैं। कोई कविता प्रेम से जुड़ी हो सकती है, कोई मंत्र डर से, कोई वाक्य किसी पुराने अनुभव से।
जब जीवन में वही भावना किसी नए रूप में सामने आती है और मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता, तो उससे जुड़ी शब्द श्रृंखला भी टूटने लगती है। शब्द याद नहीं आते क्योंकि भावना भीतर अटक जाती है। कई बार हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं भूलते, बल्कि उसके साथ जुड़े दूसरे नाम भी एक साथ गायब हो जाते हैं। ये भूल एक पैटर्न बनाती है। ये पैटर्न इस बात का संकेत होता है कि इन सभी नामों के पीछे कोई साझा भावनात्मक धागा है। मन उस धागे को खींचना नहीं चाहता, इसलिए पूरे समूह को ही पीछे धकेल देता है। इस अध्याय में यह भी सामने आता है कि जब हम किसी सीक्वेंस को दोहराने की कोशिश करते हैं और बीच में अटक जाते हैं, तो अक्सर उस जगह कोई ऐसा शब्द होता है जो किसी दबी हुई इच्छा, गिल्ट या कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा होता है। मन उस शब्द को पार नहीं करना चाहता, इसलिए पूरा फ्लो रुक जाता है। बाहर से यह भूल लगती है, भीतर यह एक साइलेंट रेजिस्टेंस होती है। यह समझ धीरे धीरे हमें यह सिखाती है कि हमारा मन लिनियर तरीके से काम नहीं करता। वह भावनाओं के आधार पर यादों को चुनता है, रोकता है और बदलता है। जब कोई नाम या शब्दों की कड़ी हमारी इनर बैलेंस को हिलाने लगती है, तो मन उसे अस्थायी रूप से मिटा देता है। यह मिटाना स्थायी नहीं होता, बल्कि तब तक रहता है जब तक भीतर का तनाव सुलझ नहीं जाता। इस अध्याय का भावनात्मक प्रभाव बहुत गहरा है, क्योंकि यह हमें हमारी रोजमर्रा की भूलों को नए सम्मान के साथ देखने की दृष्टि देता है। अब भूल शर्म की बात नहीं रहती, बल्कि एक संकेत बन जाती है। यह संकेत बताता है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो ध्यान चाहता है, समझ चाहता है, स्वीकार चाहता है। जब आप यह समझने लगते हैं कि शब्दों की टूटती कड़ियां आपके भीतर की टूटन से जुड़ी हैं, तो आप खुद से भागना बंद कर देते हैं। आप सुनना शुरू करते हैं। आप रुककर सोचते हैं कि यह शब्द यहां क्यों रुका, यह नाम यहीं क्यों गायब हुआ। यही रुकना आत्मज्ञान की शुरुआत बन जाता है। यह अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं है, वह मन की चाल को उजागर करने वाला रास्ता है। नेम्स और सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स का भूल जाना हमें यह सिखाता है कि हमारा भीतर कितना जीवित है, कितना संवेदनशील है और कितना सच बोलना चाहता है। जब हम इस सच को स्वीकार करते हैं, तो शब्द धीरे धीरे लौटने लगते हैं और उनके साथ लौटता है खुद से जुड़ाव और मानसिक संतुलन। चैप्टर 4 चाइल्डहुड मेमोरीज एंड स्क्रीन मेमोरीज। जब हम अपने बचपन को याद करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर कुछ ही तस्वीरें सामने आती हैं। कोई छोटा सा दृश्य, कोई मामूली घटना, कोई जगह या कोई बातचीत जो देखने में बहुत साधारण लगती है। हमें लगता है कि यही हमारी चाइल्डहुड मेमोरी है, लेकिन यह अध्याय हमें बताता है कि जो याद हमें साफ दिखती है, वह हमेशा असली या पूरी सच्चाई नहीं होती। इस अध्याय में यह गहराई से समझाया गया है कि कई बार बचपन की जो यादें हमें सबसे स्पष्ट लगती हैं, वे असल में स्क्रीन मेमोरीज होती हैं। यानी ऐसी यादें जो किसी और गहरी, ज्यादा भावनात्मक या तकलीफ देने वाली याद को ढकने का काम करती हैं। मन एक तरह की परत बना देता है ताकि भीतर छुपी हुई कठिन भावना सीधे सामने न आए। बचपन का मन बहुत संवेदनशील होता है। उस समय जो अनुभव हमें समझ में नहीं आते, जो डर, असुरक्षा, शर्म या उलझन पैदा करते हैं, उन्हें मन पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वह उन्हें सीधे याद के रूप में सहेजने की बजाय किसी छोटी और सुरक्षित घटना के पीछे छुपा देता है। बाद में वही छोटी घटना हमारी चाइल्डहुड मेमोरी बन जाती है। यह अध्याय बताता है कि स्क्रीन मेमोरी अक्सर भावनात्मक रूप से हल्की होती है, लेकिन उसके पीछे छुपी असली स्मृति बहुत गहरी और प्रभावशाली होती है। उदाहरण के लिए, किसी खेल का दृश्य याद रह जाना, जबकि उसी समय जीवन में कोई बड़ा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। मन खेल को याद रखता है क्योंकि वह सुरक्षित है और संघर्ष को ढक देता है क्योंकि वह उस समय संभालना मुश्किल था। यहां यह भी समझाया गया है कि ये स्क्रीन मेमोरीज झूठी नहीं होती। वे सच होती हैं, लेकिन अधूरी होती हैं। वे एक संकेत होती हैं, एक दरवाजा जो हमें बताता है कि इसके पीछे कुछ और है। जब हम इन यादों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे वे हमें उन भावनाओं तक ले जाती हैं जिन्हें हमने कभी शब्दों में नहीं ढाला था। इस अध्याय का भावनात्मक असर यह है कि सुनने वाला अपने बचपन को दोष या भ्रम की नजर से नहीं, बल्कि करुणा की नजर से देखने लगता है। वह समझ पाता है कि उसका मन उसे धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी रक्षा कर रहा था। स्क्रीन मेमोरी एक तरह का शील्ड थी।
जो उस नाजुक मन को टूटने से बचा रही थी। धीरे धीरे यह एहसास गहरा होता है कि हमारी वर्तमान पर्सनैलिटी, हमारे डर, हमारे फैसले और हमारे रिश्ते सभी कहीं ना कहीं उन छुपी हुई बचपन की भावनाओं से जुड़े होते हैं। जब हम केवल सतह की यादों को देखते हैं तो हम खुद को पूरी तरह नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम स्क्रीन मेमोरीज के पीछे झांकने का साहस करते हैं तो असली समझ शुरू होती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि याद रखना और भूलना दोनों ही मन की बुद्धिमत्ता का हिस्सा है। जो यादें हमें साफ दिखती हैं वे हमेशा सबसे महत्वपूर्ण नहीं होती, और जो यादें धुंधली हैं या गायब हैं वे अक्सर हमारी जिंदगी पर सबसे गहरा असर डालती हैं। जब आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को इस नज़र से सुनना शुरू करते हैं तो भीतर एक नई संवेदनशीलता पैदा होती है। आप खुद से नरमी से बात करने लगते हैं। आप यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ छुपा रहा वह जरूरी था। यही स्वीकार धीरे धीरे हीलिंग की ओर ले जाता है और मन को वह शांति देता है जिसकी उसे बचपन से तलाश थी। चैप्टर 5 स्लिप्स ऑफ द टंग। हम सभी ने कभी ना कभी यह अनुभव किया है कि हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन मुंह से कुछ और निकल जाता है। बाद में हम खुद हैरान हो जाते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं या हंसकर बात को टाल देते हैं। हम कहते हैं कि जुबान फिसल गई थी, ध्यान नहीं था या जल्दबाजी हो गई। लेकिन यह अध्याय बताता है कि स्लिप्स ऑफ द टंग केवल संयोग नहीं होते। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया जाता है कि जब जुबान फिसलती है तो असल में मन बोल रहा होता है। हमारे भीतर कई विचार, इच्छाएं और भावनाएं होती हैं जिन्हें हम कॉन्शियसली स्वीकार नहीं करते। समाज, रिश्ते और डर हमें कुछ बातें दबाने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन वे बातें खत्म नहीं होती, वे भीतर ही भीतर अपना रास्ता खोजती रहती हैं। जब मौका मिलता है तो वे शब्दों के रूप में बाहर आ जाती हैं। स्लिप्स ऑफ द टंग अक्सर तब होते हैं जब दो विरोधी विचार एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। बाहर से हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन भीतर कोई और इच्छा चल रही होती है। जुबान उसी भीतर की सच्चाई को छू लेती है और एक ऐसा शब्द निकल जाता है जो हमें खुद के सामने बेनकाब कर देता है। यह क्षण छोटा होता है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा होता है। यह अध्याय यह भी दिखाता है कि जुबान की ये चूकें कई बार मजाकियां लगती हैं, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई भावनात्मक कारण जरूर होता है। कभी यह दबा हुआ गुस्सा होता है, कभी अनकहा आकर्षण, कभी डर और कभी ऐसा सच जिसे हम खुद से भी छुपाए हुए होते हैं। मन उस सच को सीधे बोलने की इजाजत नहीं देता, लेकिन स्लिप के जरिए उसे संकेत दे देता है। यहाँ यह समझाया गया है कि स्लिप्स ऑफ द टंग को केवल भाषा की गलती समझकर नजरअंदाज करना अपने भीतर की आवाज को अनसुना करना है। जब हम ध्यान से सुनते हैं कि गलती में कौन सा शब्द आया और किस संदर्भ में आया, तो हमें अपने मन की दिशा समझ में आने लगती है। ये समझ हमें खुद से ईमानदार बनाती है। इस अध्याय का भावनात्मक प्रभाव यह है कि सुनने वाला खुद को दोष देना बंद कर देता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं इतना केयरलेस क्यों हूं, बल्कि यह पूछता है कि मेरे भीतर ऐसा क्या है जो बोलना चाहता है। यही सवाल आत्मनिरीक्षण की शुरुआत बन जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने शब्दों के पीछे की भावना को पहचानने लगता है। यह भी सामने आता है कि स्लिप्स ऑफ द टंग हमेशा नकारात्मक नहीं होते। कई बार वे हमें किसी सच्चे एहसास से जोड़ते हैं जिसे हम दबा रहे थे। वे हमें यह बताते हैं कि हम जो दिखा रहे हैं हम उससे थोड़े अलग भी हैं। यह एहसास डरावना हो सकता है, लेकिन यह मुक्त करने वाला भी होता है। इस अध्याय से यह सीख मिलती है कि भाषा केवल कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, वह हमारे मन का रास्ता है। जब जुबान फिसलती है तो मन अपनी परछाई दिखा देता है। अगर हम उस परछाई से भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें तो हम खुद को ज्यादा गहराई से जान सकते हैं। अंत में यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें सच्चा बनाती हैं। स्लिप्स ऑफ द टंग हमारे भीतर छुपी सच्चाइयों की झलक है। जब हम उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं तो हमारे शब्द साफ होते हैं, रिश्ते ईमानदार होते हैं और मन हल्का हो जाता है। चैप्टर 6 स्लिप्स इन रीडिंग एंड स्लिप्स ऑफ द पेन। कभी ऐसा होता है कि हम किसी किताब, नोटिस या संदेश को पढ़ते हैं, लेकिन जो लिखा है वह नहीं पढ़ते, बल्कि जो हमारे मन में चल रहा है वही पढ़ लेते हैं। शब्द आंखों के सामने होते हैं लेकिन अर्थ बदल जाता है। इसी तरह कभी लिखते समय हम कुछ और लिखना चाहते हैं, लेकिन कलम से कोई और शब्द निकल आता है। बाद में देखकर हमें खुद आश्चर्य होता है कि यह कैसे हो गया। यह अध्याय बताता है कि रीडिंग और राइटिंग की ये स्लिप्स साधारण लापरवाही नहीं होती।
इस अध्याय में समझाया गया है कि स्लिप्स इन रीडिंग तब होते हैं जब हमारा ध्यान बाहर के शब्दों से ज्यादा भीतर की भावनाओं पर टिका होता है। आंखें पाठ पढ़ रही होती हैं, लेकिन मन किसी और दिशा में बह रहा होता है। उसी बहाव में शब्दों का अर्थ बदल जाता है। हम वही पढ़ते हैं जिसकी हमें उम्मीद होती है, या जिससे हम डरते हैं, या जिसकी हम इच्छा करते हैं। इसी तरह स्लिप्स ऑफ द पेन भी मन की उसी गहरी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। लिखते समय कॉन्शियस माइंड शब्दों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड बीच में हस्तक्षेप कर देता है। जो बात भीतर दबाई हुई होती है वह कलम के रास्ते बाहर आ जाती है। यह लिखने की गलती नहीं होती, बल्कि मन की सच्चाई का एक छोटा सा खुलासा होता है। यह अध्याय यह स्पष्ट करता है कि पढ़ना और लिखना केवल मैकेनिकल एक्शंस नहीं हैं। उनमें हमारी भावनाएं, एक्सपेक्टेशंस और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स शामिल रहते हैं। जब हम किसी ऐसे विषय को पढ़ते हैं जो हमें भीतर से छूता है, तो शब्द अपनी ओरिजिनल जगह छोड़कर मन के अनुसार ढल जाते हैं। यही कारण है कि एक ही पंक्ति दो लोग अलग अलग अर्थों में पढ़ सकते हैं। यहाँ यह भी बताया गया है कि स्लिप्स इन रीडिंग अक्सर तब होते हैं जब कोई शब्द किसी दबी हुई चिंता या इच्छा से मिलता जुलता होता है। मन उस शब्द को बदल देता है ताकि भीतर की भावना को थोड़ी राहत मिल सके। यह राहत क्षणिक होती है, लेकिन वह हमें हमारे इमोशनल स्टेट की झलक दे देती है। स्लिप्स ऑफ द पेन के मामले में यह अध्याय और गहराई में जाता है। लिखा हुआ शब्द स्थायी होता है, इसलिए जब उसमें स्लिप होती है तो वह ज्यादा साफ दिखाई देती है। मन उस शब्द को चुनता है जो भीतर की सच्चाई के सबसे करीब होता है। बाद में हम उसे सुधार देते हैं, लेकिन वह पहला शब्द हमें यह बता चुका होता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा था। इस अध्याय का भावनात्मक असर यह है कि सुनने वाला अपनी गलतियों को नए नजरिए से देखने लगता है। अब वह यह नहीं सोचता कि मुझसे इतनी मूर्खतापूर्ण गलती कैसे हो गई, बल्कि यह समझने की कोशिश करता है कि उस पल मेरा मन कहाँ था। यही समझ धीरे धीरे आत्म जागरूकता में बदलती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हमारा मन लगातार खुद को व्यक्त करने की कोशिश करता है। अगर उसे सीधे बोलने का मौका नहीं मिलता, तो वह पढ़ने और लिखने जैसी साधारण क्रियाओं में भी अपनी छाप छोड़ देता है। ये छाप छोटी होती है, लेकिन अर्थ से भरी होती है। चैप्टर 7 फॉरगेटिंग इंप्रेशंस एंड इंटेंशंस। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अनुभव से गहराई से गुजरते हैं। कोई बात हमें भीतर तक छूती है, लेकिन कुछ समय बाद वह असर धुंधला पड़ने लगता है। कभी हम यह भी भूल जाते हैं कि हमने उस पल क्या महसूस किया था। इसी तरह कभी हम कोई काम करने का इरादा बनाते हैं, उसे जरूरी भी मानते हैं, लेकिन सही समय आने पर वह इंटेंशन जैसे गायब हो जाता है। बाद में याद आता है और मन में पछतावा उठता है। यह अध्याय बताता है कि इंप्रेशंस और इंटेंशंस का भूल जाना केवल लापरवाही नहीं है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि इंप्रेशंस यानी किसी अनुभव की छाप तब कमजोर पड़ती है जब वह भावना हमारे भीतर किसी टकराव को जन्म देती है। कोई दृश्य, कोई बात या कोई व्यवहार हमें अंदर से असहज करता है, लेकिन हम उसे कॉन्शियसली स्वीकार नहीं करते। मन उस अनुभव को पूरी तरह दर्ज करने से बचता है। बाहर से लगता है कि हम भूल गए, लेकिन असल में वह छाप दबा दी गई होती है। इंटेंशंस को भूल जाना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम किसी काम का इरादा बनाते हैं, तो वह केवल प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं होता, उसके साथ भावना जुड़ी होती है। अगर उस काम से डर, तनाव, जिम्मेदारी या किसी तरह का इनर रेजिस्टेंस जुड़ा हो, तो मन उस इंटेंशन को आगे बढ़ाने से कतराने लगता है। परिणाम यह होता है कि सही समय पर वह इरादा याद ही नहीं आता। यह अध्याय यह समझाता है कि मन कभी भी बिना कारण किसी इंटेंशन को नहीं छोड़ता। जो काम हमें भीतर से भारी लगता है, जो हमें किसी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है, उसे मन टालने की कोशिश करता है। इंटेंशन को भूल जाना उस टालने की सबसे शांत और सुरक्षित विधि होती है। इसमें कोई टकराव नहीं होता, कोई बहाना नहीं बनाना पड़ता, बस भूल जाना ही काफी होता है। यहाँ यह भी बताया गया है कि इंप्रेशंस और इंटेंशंस का यह भूलना अक्सर एक पैटर्न बनाता है। हम कुछ खास तरह के अनुभवों को ही भूलते हैं, कुछ खास तरह के कामों को ही टालते हैं। यह पैटर्न हमें यह संकेत देता है कि हमारे भीतर कौन सी भावनाएं हैं जिन्हें हम देखने से बच रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें, तो भूल हमें खुद के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है।
इस अध्याय का भावनात्मक प्रभाव यह है कि सुनने वाला अपने आप को आलसी या गैर जिम्मेदार मानना बंद कर देता है। वह यह समझने लगता है कि भूल उसके चरित्र की कमजोरी नहीं, बल्कि मन की एक रणनीति है। यह रणनीति उसे उस मानसिक बोझ से बचाने की कोशिश कर रही होती है जिसे वह अभी संभालने के लिए तैयार नहीं है। धीरे धीरे यह एहसास गहरा होता है कि इंप्रेशंस को याद रखना और इंटेंशंस को निभाना तभी संभव होता है जब हम उनसे जुड़ी भावनाओं को स्वीकार करते हैं। जैसे ही हम अपने डर, अपनी हिचकिचाहट या अपनी अनिच्छा को पहचान लेते हैं, भूल की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मन को छुपाने की जरूरत नहीं रहती। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारी जिंदगी केवल किए गए कामों से नहीं बनती, बल्कि उन कामों से भी बनती है जिन्हें हम टालते हैं या भूल जाते हैं। जब हम यह समझते हैं कि हम क्या भूल रहे हैं और क्यों भूल रहे हैं, तो हम अपनी दिशा को ज्यादा ईमानदारी से देख पाते हैं। चैप्टर 8 इनएडवर्टेंट एक्शंस। हम अक्सर अपने दिन प्रतिदिन के कामों में अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका परिणाम हमें बाद में हैरानी या शर्मिंदगी देता है। कभी कोई वस्तु गिर जाती है, कभी कदम गलत दिशा में बढ़ जाते हैं, कभी कोई काम बिना सोचे समझे हो जाता है। हम खुद से कहते हैं कि यह गलती हो गई, ध्यान नहीं था या बस आदत बन गई। लेकिन यह अध्याय बताता है कि इन इनएडवर्टेंट एक्शंस के पीछे केवल स्लूचाई नहीं होता, बल्कि हमारे अनकॉन्शियस मन की गहरी प्रक्रिया छुपी होती है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि इनएडवर्टेंट एक्शंस अक्सर हमारे भीतर छुपे भावनात्मक इंपल्सेस का परिणाम होते हैं। हम कुछ कॉन्शियसली करना नहीं चाहते, लेकिन भीतर कोई इच्छा या डर धीरे धीरे हमें उस दिशा में ले जाता है। हमारा मन ऐसा कदम उठाता है जो हमें बाहर से अनजाने में लगता है, लेकिन असल में वह हमारी छुपी हुई मानसिक अवस्था का संकेत होता है। कई बार ये एक्शन समाज या खुद की मान्यताओं के विरुद्ध होते हैं। हम उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें अनइंटेंशनल कहकर बाहर निकाल देते हैं। लेकिन भीतर वह इंपल्स मौजूद रहता है और इसे एक्सप्रेशन की आवश्यकता होती है। इसी एक्सप्रेशन के रूप में यह इनएडवर्टेंट एक्शन सामने आता है। यह एक्शन एक तरह का संकेत है कि मन का कौन सा हिस्सा दबा हुआ है, कौन सी इच्छा अधूरी है और कौन सा डर अभी भी प्रभाव में है। यहां यह भी समझाया गया है कि इनएडवर्टेंट एक्शंस में पैटर्न होता है। बार बार होने वाले अनजाने व्यवहार एक संदेश देते हैं। वह संदेश हमें हमारे अपने मन की वास्तविक प्रवृत्तियों और अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट से अवगत कराता है। जब हम इन संकेतों पर ध्यान देते हैं तो हम खुद की उन प्रवृत्तियों को पहचान सकते हैं जो सामान्यतः हमारे अवेयरनेस में नहीं आती। इस अध्याय का भावनात्मक प्रभाव यह है कि सुनने वाला अपनी छोटी छोटी भूलों या अनजाने व्यवहार को सिर्फ गलती नहीं मानता। वह समझता है कि मन भीतर से संकेत भेज रहा है और यह संकेत हमारे लिए अवसर भी है, अपने अनकॉन्शियस इंपल्सेस को जानने और उन्हें समझने का अवसर। धीरे धीरे यह एहसास गहरा होता है कि इनएडवर्टेंट एक्शंस केवल बाहरी वर्ल्ड में दिखाई देने वाले छोटे छोटे घटनाक्रम नहीं हैं। वे हमारे भीतर चल रही मानसिक और भावनात्मक गतिविधियों की परछाई हैं। जब हम उन्हें समझना सीखते हैं तो हम केवल अपनी क्रियाओं के अर्थ को नहीं पहचानते, बल्कि अपने निर्णयों, इच्छाओं और डर की गहरी सच्चाइयों तक पहुंचते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अनजाने में किए गए कार्य हमें दोषी नहीं बनाते, वे हमें खुद से जोड़ते हैं। जब हम इनएडवर्टेंट एक्शंस को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो हमारी जिंदगी में धीरे धीरे संयम, आत्म जागरूकता और मानसिक संतुलन आने लगते हैं। हमारी छोटी छोटी भूलें, अनजाने कदम और अनजाने कार्य सभी हमारे भीतर छुपी सच्चाइयों का दरवाजा खोलते हैं। चैप्टर 9 सिम्टोमैटिक एंड फोर्टुइटस एक्शंस। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम कोई काम करने लगते हैं, लेकिन बाद में लगता है कि यह काम हमारे नियंत्रण से बाहर हुआ। कभी किसी व्यवहार का परिणाम ऐसा होता है जो बिल्कुल अनजाने में हमारे लिए किसी संदेश या सच्चाई को सामने लाता है। इसी तरह कभी ऐसा कुछ घटता है जो पूरी तरह चांस या कोइंसिडेंस लगता है, लेकिन भीतर देखें तो उसके पीछे मन की एक गहरी प्रक्रिया काम कर रही होती है। यह अध्याय सिम्टोमैटिक और फोर्टुइटस एक्शंस की यही गहराई समझाता है। सिम्टोमैटिक एक्शंस वे होते हैं जो हमारी मानसिक स्थिति का संकेत देते हैं। हम कॉन्शियसली उन्हें करना नहीं चाहते, लेकिन हमारी अनकॉन्शियस इंपल्सेस, सप्रेस्ड डिजायर्स या अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स उन्हें जन्म देते हैं। ये एक्शंस अक्सर छोटे छोटे होते हैं, जैसे कोई झुकाव, कोई जेस्चर, कोई बोलचाल में स्लिप, लेकिन उनका अर्थ बहुत बड़ा होता है।
वे हमें हमारे भीतर छुपी इच्छाओं, डर और अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स की झलक दिखाते हैं। फॉर्चुइटस एक्शंस यानी जो एक्शंस सुपरफिशियली कोइंसिडेंस या चांस लगते हैं, उनमें भी अक्सर मन की भूमिका होती है। बाहर से देखकर लगता है कि यह सिर्फ भाग्य या संयोग है, लेकिन फ्रॉइड बताते हैं कि कोई भी एक्शन पूरी तरह मीनिंगलेस नहीं होता। हमारी अनकॉन्शियस टेंडेंसीज, अननोटिस्ड इंपल्सेस और मानसिक प्रीडिस्पोजिशंस सटली इन कोइंसिडेंसेस को शेप करते हैं। यही कारण है कि कभी कभी एक ऐसा चांस एक्ट हमारे लिए अचानक कोई सच सामने ला देता है। यह अध्याय यह भी समझाता है कि सिम्प्टोमेटिक और फॉर्चुइटस एक्शंस अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कभी एक छोटी स्लिप जो सुपरफिशियल तौर पर अनजाने में हुई हो, हमें किसी बड़ी सच्चाई तक ले जाती है। कभी कोई फॉर्चुइटस कोइंसिडेंस हमें वह निर्णय लेने पर मजबूर करती है जिसे हम कॉन्शियसली टाल रहे थे। ये एक्शंस हमारे अनकॉन्शियस माइंड की भाषा हैं, जिन्हें सुनकर हम अपने भीतर की गहराई को समझ सकते हैं। भावनात्मक दृष्टि से यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है वह केवल सरफेस पर दिखता है। हर एक्शन, चाहे सिम्प्टोमेटिक हो या फॉर्चुइटस, एक संकेत है कि मन भीतर कुछ महसूस कर रहा है, कुछ समझना चाहता है। जब हम इन एक्शंस को सिर्फ दुर्घटना मानकर छोड़ देते हैं, तो हम खुद को समझने का अवसर खो देते हैं। धीरे धीरे यह एहसास आता है कि हमारी जिंदगी की छोटी छोटी घटनाएं, हमारी भूलें, हमारी स्लिप्स और अचानक घटित कोइंसिडेंसेस केवल रैंडम नहीं हैं। वे हमारे भीतर चल रही मेंटल और इमोशनल प्रोसेसेस की परछाई हैं। सिम्प्टोमेटिक और फॉर्चुइटस एक्शंस हमें यह दिखाते हैं कि मन लगातार संवाद कर रहा है, संकेत दे रहा है और हमें खुद से मिलने का रास्ता दिखा रहा है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यह है कि हमारी जिंदगी में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना, हर अनजाना कदम और हर अचानक घटित कोइंसिडेंस हमें खुद को जानने और समझने का अवसर देती है। जब हम इसे स्वीकार करना सीखते हैं, तो हमारी परसेप्शन बदल जाती है। हम अपनी मिस्टेक्स और कोइंसिडेंसेस को नए अर्थों में देखने लगते हैं और मन की गहराई में छुपी सच्चाइयां धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। चैप्टर 10, मेकिंग मिस्टेक्स। हम अपनी जिंदगी में गलतियों से बचना चाहते हैं। जब कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसे शर्म, कमजोरी या असफलता मान लेते हैं। हम खुद से कहते हैं कि काश ऐसा न किया होता, काश थोड़ा और ध्यान दिया होता। लेकिन यह अध्याय हमें एक बिल्कुल अलग नजरिए से गलतियों को देखने के लिए आमंत्रित करता है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि मेकिंग मिस्टेक्स केवल लापरवाही या अज्ञान का परिणाम नहीं होता। कई बार गलती वही होती है जो भीतर कहीं ना कहीं करना चाह रहे होते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते। मन उस इच्छा या विरोध को सीधे रास्ते से व्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए वह गलती के रूप में सामने आता है। बाहर से यह चूक लगती है, भीतर से यह एक चुनाव होता है जिसे हम कॉन्शियसली नहीं पहचानते। यह अध्याय बताता है कि गलतियां अक्सर उन जगहों पर होती हैं जहां भीतर कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमें डराता है। हम किसी नियम को मानते हैं, लेकिन भीतर उसका विरोध करते हैं। उसी टकराव में गलती जन्म लेती है। मन एक ऐसा रास्ता चुनता है जहां वह तनाव को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल सके। यहां यह भी समझाया गया है कि कई मिस्टेक्स रिपीट होती हैं। हम वही गलती बार बार करते हैं और फिर खुद पर नाराज होते हैं। यह दोहराव इस बात का संकेत होता है कि वह गलती किसी गहरी भावनात्मक जरूरत से जुड़ी है। जब तक उस जरूरत को समझा नहीं जाता, गलती खुद को दोहराती रहती है, जैसे मन हमें सुनाना चाहता हो। यह अध्याय यह भी दिखाता है कि गलतियां कभी कभी हमें उस रास्ते से दूर ले जाती हैं जिसे हमने खुद के लिए चुना था। लेकिन यह भटकाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कई बार गलती हमें यह समझा देती है कि हम जिस दिशा में जा रहे थे वह हमारी सच्ची दिशा नहीं थी। गलती उस भ्रम को तोड़ने का काम करती है। इस अध्याय का भावनात्मक असर यह है कि सुनने वाला खुद को कठोरता से जज करना छोड़ देता है। वह यह नहीं कहता कि मैं नाकाम हूं, बल्कि यह पूछता है कि मेरी गलती मुझे क्या बताना चाह रही है। यही सवाल गलती को बोझ से बदलकर शिक्षक बना देता है। धीरे धीरे यह एहसास गहरा होता है कि गलती और सच्चाई के बीच एक गहरा संबंध है। जब हम अपनी गलती को ईमानदारी से देखते हैं, बिना उसे छुपाए या बहाना बनाए, तो हम अपने भीतर की असली चाहतों और डर को पहचानने लगते हैं। यही पहचान आत्मविकास की शुरुआत होती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि परफेक्शन की तलाश में हम खुद से दूर ना हों। इंसान होना मतलब गलती करना नहीं, बल्कि अपनी गलती को समझना है। जब हम यह समझ लेते हैं तो गलती हमें तोड़ती नहीं,
बल्कि हमें जोड़ती है। अंत में यह अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि मेकिंग मिस्टेक्स जीवन का विरोध नहीं है, बल्कि जीवन का हिस्सा है। हर गलती में एक संकेत छुपा होता है, एक रास्ता, एक सच्चाई। जब हम उस संकेत को पढ़ना सीख लेते हैं तो हमारी गलतियां कम नहीं होती, लेकिन उनका अर्थ बदल जाता है। और जब अर्थ बदलता है तो जिंदगी भी धीरे धीरे बदलने लगती है। चैप्टर 11 कंबाइंड स्लिप्स। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पल में कई तरह की गलतियां एक साथ घट जाती हैं। हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ और बोल देते हैं, लिखते समय शब्द बदल जाते हैं, पढ़ते समय अर्थ उलट जाता है और बाद में लगता है कि आज दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हम इसे थकान, दबाव या बुरे दिन का नाम दे देते हैं। लेकिन यह अध्याय बताता है कि जब स्लिप्स एक साथ दिखाई देती हैं तो वह संयोग नहीं होता। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि कंबाइंड स्लिप्स तब होती हैं जब मन के भीतर कोई गहरा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट सक्रिय होता है। एक अकेली स्लिप उस संघर्ष का छोटा संकेत हो सकती है, लेकिन जब कई स्लिप्स एक साथ प्रकट होती हैं तो यह संकेत और भी साफ हो जाता है। मन जैसे बार बार वही बात अलग अलग तरीकों से कहने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि कंबाइंड स्लिप्स अक्सर तब सामने आती हैं जब हम किसी ऐसे विषय, व्यक्ति या निर्णय से जूझ रहे होते हैं जिसे लेकर भीतर स्पष्टता नहीं होती। हम बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर तनाव चल रहा होता है। उसी तनाव में बोलना, पढ़ना, लिखना और याद रखना सभी प्रभावित होने लगते हैं। यह अध्याय यह भी दिखाता है कि कंबाइंड स्लिप्स का एक पैटर्न होता है। वे इधर उधर बिखरी हुई गलतियां नहीं होती, बल्कि एक ही भावनात्मक केंद्र से निकलती हैं। कभी जुबान फिसलती है, कभी कलम, कभी याददाश्त, लेकिन संकेत एक ही दिशा में इशारा करता है। जब हम इन संकेतों को जोड़कर देखते हैं तो मन की कहानी सामने आने लगती है। इस अध्याय का भावनात्मक पहलू यह है कि यह हमें खुद के प्रति नरम बनाता है। जब हम एक के बाद एक गलती करते हैं तो हम खुद को अयोग्य या असंतुलित मान लेते हैं। लेकिन यहां यह समझाया गया है कि मन उस समय किसी भारी भावनात्मक बोझ से गुजर रहा होता है। स्लिप्स उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी कोशिश होती है उस बोझ को बाहर निकालने की। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि कंबाइंड स्लिप्स को नजरअंदाज करना खुद को अनदेखा करना है। अगर हम केवल एक स्लिप को सुधार कर आगे बढ़ जाते हैं तो हम पूरे संदेश को खो देते हैं। लेकिन अगर हम रुककर देखें कि आज इतनी सारी चूकें क्यों हुई, तो हम अपने भीतर चल रही प्रक्रिया को पहचान सकते हैं। धीरे धीरे यह एहसास गहरा होता है कि मन तब तक संकेत भेजता रहता है जब तक उसे सुना नहीं जाता। कंबाइंड स्लिप्स उसी आग्रह का रूप हैं। वे हमें मजबूर करती हैं कि हम रुकें, सोचें और खुद से ईमानदारी से बात करें। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि मानसिक स्पष्टता केवल अनुशासन से नहीं आती, बल्कि समझ से आती है। जब हम अपनी स्लिप्स को जोड़कर देखने लगते हैं तो हमें अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने विरोधों की साफ तस्वीर मिलने लगती है। यही तस्वीर हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। अंत में यह अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि कंबाइंड स्लिप्स अव्यवस्था का नहीं, बल्कि गहरी व्यवस्था का संकेत है। वे बताती हैं कि मन भीतर कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहा है। जब हम उस कोशिश का सम्मान करते हैं तो गलतियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और उनके स्थान पर स्पष्टता, संतुलन और आत्मसमझ जन्म लेने लगती है। चैप्टर 12 डिटर्मिनिज्म, बिलीफ इन चांस एंड सुपरस्टिशन, सम पॉइंट्स ऑफ व्यू। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है वह या तो हमारी इच्छा और मेहनत का नतीजा होता है या फिर केवल चांस और संयोग की वजह से घटता है। कभी हम मान लेते हैं कि हमारी हर क्रिया, हर निर्णय पहले से निश्चित है, और कभी हम सोचते हैं कि भाग्य, कोइंसिडेंसेस या सुपरस्टिशन ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। फ्रॉइड बताते हैं कि हमारे चॉइसेस और एक्शंस केवल बाहर से दिख रहे कारणों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी अनकॉन्शियस टेंडेंसीज, सप्रेस्ड डिजायर्स और अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट से भी शेप होते हैं। डिटर्मिनिज्म हमें यह समझाता है कि हमारे व्यवहार और भूलें अक्सर प्रेडिक्टेबल होती हैं, लेकिन यह हमारी स्वतंत्रता को खत्म नहीं करता। बिलीफ इन चांस हमें यह दिखाता है कि हमारे अनजाने कोइंसिडेंसेस भी मन की गहरी प्रक्रियाओं का प्रतीक हो सकते हैं। सुपरस्टिशन या अंधविश्वास अनकॉन्शियस फियर्स और डिजायर्स का सुरक्षित एक्सप्रेशन होता है, जो हमें भीतर की असमंजस भावनाओं से सामना कराता है। जब हम इन तीन दृष्टिकोणों को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी जिंदगी केवल सरफेस पर घट रही घटनाओं का परिणाम नहीं है। हर घटना, चाहे वह डिटर्मिनिस्टिक लगे, चांस प्रतीत हो या सुपरस्टिशन जैसी दिखाई दे,
वह हमारे भीतर की मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं की परछाई है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यह है कि हमारी जिंदगी में घटित हर घटना, हमारी हर गलती, हमारी छोटी छोटी कोइंसिडेंसेस और हमारे रिचुअल्स हमें खुद को समझने का अवसर देती हैं। जब हम इसे ध्यान से समझते हैं तो हमारी परसेप्शन बदल जाती है, हमारी समझ बढ़ती है और हम अपनी जिंदगी को गहराई और अर्थ के साथ जीने लगते हैं। इस किताब की यात्रा के अंत तक पहुंचकर आपको यह एहसास होगा कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी भूलें, स्लिप्स और अनजाने की गए एक्शंस केवल सरफेस की घटनाएं नहीं हैं। वे हमारे मन की गहरी परतों की भाषा हैं, जो हमें खुद को समझने, अपने डर और इच्छाओं का सामना करने और अपने व्यवहार के पीछे छुपी सच्चाइयों को जानने का अवसर देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रोजमर्रा की छोटी भूलें, भूलने की आदतें या अचानक की गई गलतियां आपके जीवन के कौन से अनदेखे पहलू को उजागर कर रही हैं? यह सवाल आपके भीतर ठहराव पैदा करेगा और आपको अपने अनुभवों पर नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर करेगा। इस यात्रा में हम न केवल फ्रॉइड की किताब के इनसाइट्स को समझते हैं, बल्कि अपने जीवन और अपने मन से भी गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आपको यह अनुभव पसंद आया और यह आपके भीतर कुछ सवाल और समझ पैदा कर सका, तो हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी गहरी और भावनात्मक यात्राएं लाते रहें।